नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा कि देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आगे आना होगा। कहा, बजट में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्री पर दिया गया जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना के विकास को दी मंजूरी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम के संशोधन को भी दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, व्यवस्था पर स्यापा करने वालों को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिया जवाब। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए समाजवादी विधायक अबू आजमी। औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमी को भेजो यूपी, कर देंगे इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर आधारित वेबिनार से बड़ी संख्या में हितधारक जुड़े। वेबिनार में 29 सत्रों में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। पीएम ने इस बार के बजट को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ का योगदान दे सकता है। इस दिशा में हमने बजट में एआई संचालित शिक्षा और अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। पीएम ने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य लोगों में निवेश के विजन के 3 स्तंभ हैं। पीएम ने कहा कि आज देश का शिक्षा इकोसिस्टम कई दशक बाद बड़े बदलाव से गुजर रहा है। देश की आर्थिक प्रगति की शानदार रफ्तार को सराहते हुए पीएम ने आईएमएफ की रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। पीएम ने कहा कि सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है। सरकार ने 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने पीएम इंटर्नशिप योजना का उल्लेख किया और कहा कि इस योजना में हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
पीएम ने पर्यटन में रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ध्यान रहे कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट फैसलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, वह घटकर मात्र 36 मिनट की हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2,730 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का, हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहां पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे तपस्या की थी। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के 3 घटक हैं। योजना का कुल परिव्यय 2 वर्षों यानी 2024-25 और 2025-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए है, जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा और दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रतिबद्ध है और आपने देखा है सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, एक के बाद एक फैसले लिए गए जिससे कि किसानों के जीवन में बड़ा सुधार आए। एक फैसला लिया गया है
लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस, इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। जेनेरिक मेडिसिन, जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन हैं, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है, जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जरिए से, उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। यहाँ के लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री सिलवासा, दादरा नागर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में कई हजार करोड़ की परियोजना है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आप अगर पिछले 8-10 सालों में देखें, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सारे अच्छे वातावरण यहाँ बनाए गए हैं, जो बहुत पहले हम लोग इसको मिस करते थे। तो एक बदलाव यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रेड टेपेज्म थी, आज रेड कारपेट इंडस्ट्री को मिल रही है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा जमाना था, यहाँ पर हम लोग कहते थे कि हमारा संघ प्रदेश जो है वो बाकी देश के देश से हम लोग करीबन 14 साल पीछे आजाद हुए, लेकिन आज समांतर हमें उतना न्याय दिया जा रहा है। आज जो विकास है वो पूरे भारत में जैसे विकास चल रहा है, उस समान रूप से हमारे यहाँ उसी तौर पर विकास चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा में जो क्रांति यहाँ पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर लाया है, हमारे प्रशासक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के यहाँ पर नेतृत्व में जो काम हो रहा है, वो काम काबिले तारीफ है। जैसे महिलाओं को हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो उनका जो विजन रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारे यहाँ टोटल 296 जितनी एसएचजी ग्रुप्स है और 15 जितनी सिल्वन दीदी जो है, जो आत्मनिर्भर बनते हुए खुद का काम कर रही है। और उसी के साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, तो ये इतना बदलाव आया है कि हमारे क्षेत्र में हमारे लिए नहीं पर हमारे नेक्स्ट 2 जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने हमारे लिए हमें इतना फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। तो ये आपने देखा, ये लोग थे, प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इनका भी मानना है कि पिछले 10-11 सालों के अंदर काफी बड़ा बदलाव दादरा नागर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में देखने को मिला है और अपने प्रधानमंत्री का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दादरा नागर हवेली। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचा दी है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो।
आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। लंबे समय तक महाकुंभ का आयोजन दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहेगा। महाकुंभ प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन में महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ के आयोजन के दौरान छोटी छोटी घटनाओं पर सवाल उठाते थे, व्यवस्था को कोसने में लगे थे, ऐसे लोगों को जवाब जनता ने भारी संख्या में प्रयागराज पहुंचकर दिया। जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। पंजाब के किसान संगठनों द्वारा चंडीगढ़ कूच की घोषणा को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जहां सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया है, वहीं चंडीगढ़ की तरफ से जाने वाले सभी 12 रास्तों को सील कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बॉर्डर की सभी सीमाओं को सील कर वाहनों की जांच की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहा समेत सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी किसान नेताओं से मुलाकात करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे। इस बीच अकाली दल ने भी किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने आधिकारिक जानकारी जारी करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ में किसानों को कहीं भी धरना या प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी गई है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा यमुना नदी का निरीक्षण उन्होंने किया और सफाई अभियान का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए हमने बड़े कदम उठाए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आएगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि यमुना में जो 18 नाले गिरते हैं वहां एसटीपी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही नए एसटीपी के साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में सीटीपी भी लगाए जाएंगे। 2 साल के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई का काम घाट पर दिखाई देने लगा है। 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। पानी का रंग काला है, 3 साल में इस रंग को बदलकर दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं है, कोई काम कागज पर भी नहीं हुआ। पिछली सरकार के दिमाग में यमुना मां को साफ करने की बात भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जितने भी पाप किए हैं वह सब सामने आएंगे। हजारों करोड़ का नुकसान दिल्ली वासियों का हुआ है। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, या आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी
हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने एसटीपी हैं, सीटीपी हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें डीडीए भी है, इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। झारखंड के चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में जंगलों के नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 जवानों के घायल होने की सूचना है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। चाईबासा में आईईडी विस्फोट में घायल हुए सीआरपीएफ के 3 जवानों को इलाज के लिए रांची के एक अस्पताल में लाया गया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत वांछित महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। 23 साल की ये महिला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुदाबरू गांव की रहने वाली हैं। महिला नक्सली अपनी असली पहचान छुपाकर दिल्ली में रह रही थी और यहां एक फर्जी नाम से पीतमपुरा इलाके में रहकर घरों में सफाई का काम कर रही थी। गौरतलब है कि महिला नक्सली 2018, 2019 और 2020 में झारखंड पुलिस के साथ 3 मुठभेड़ों में शामिल रही है। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के दौरे पर है। एस्ट्रिड ने आज मुंबई में रूट मोबाइल मुख्यालय का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान एक प्रतिष्ठित बेल्जियम प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ था। बेल्जियम आर्थिक मिशन प्रतिनिधिमंडल ने अंतरिक्ष और ड्रोन तकनीक पर बेल्जियम के स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत बेल्जियम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। महामहिम मैथियास डिपेंडेले ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विश्वविद्यालयों, सेमीकंडक्टर, कुशल कार्यबल सहित संभावित सहयोग के कई क्षेत्र हैं। रूट मोबाइल के सीईओ गौतम बडालिया ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से भारत और बेल्जियम के बीच व्यापारिक संभावनाओं का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में दूरसंचार के क्षेत्र में भारत में आ रहे परिवर्तन पर बात की। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में तीव्र गति से 5G को लागू करने, दुनिया में सबसे कम डेटा कीमत, स्वदेशी 4G और 4G और 5G स्टैक के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए संचार साथी पहल के बारे में भी बताया। Is cyber security and consumer protection. We've put in place our Sanchar Sathi, which is our telecom-friendly portal, where close to, according to reports based by consumers, 26 million mobile devices have been blocked, 16 million devices have been successfully traced, and we've blocked almost 86% of all spoofed calls, which is a cause of great harassment to every customer, almost 13 million on a daily basis. बुधवार को शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी देखी गई। 10 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। यही नहीं, बहुत समय बाद आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मेटल इंडेक्स करीब 4% चढ़कर बंद हुआ। एनर्जी, आईटी, ऑयल और गैस इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पावर, पीएसयू और ऑटो शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। बीएसई सेंसेक्स 740.30 अंक उछलकर 73,730.23 और एनएससी निफ्टी 254.65 अंक की बढ़त के साथ 22,337.30 अंक पर बंद हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट गंवाकर 204 रन बना लिए हैं। सचिन रविंद्र और वेन यंग ने टीम को तेज शुरुआत दी। यंग 21 रन बनाकर 48 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद केन विलियम्स और रविंद्र ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाना जारी रखा है। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।